तो बिना किसी देरी के जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बिहार बोर्ड और बाकी जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दें। कह रहे निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, देखो जो एक होता है ना तो ये संयुक्त संख्या होती है, मतलब भाज्य होती है, ना ही ये अभाज्य होती है। ठीक है, संयुक्त संख्या का मतलब क्या होता है, कई बच्चे तो पता ही नहीं होगा कि संयुक्त संख्या का मतलब भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको बतानी है कि कितनी होगी सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो 2 क्या होती है? अभाज्य होती है। 3 भी अभाज्य होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होगी। आपका सही उत्तर क्या होगा? 4। 4 जो है वो 2 से विभाज्य हो जाता है, 2 दूनी 4। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। पाई क्या होती है? पाई एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर 22/7 लिखा होता तो हम बोलते हैं कि भैया ये परिमेय है, लेकिन पाई जो होती है वो एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या आपको बतानी कि निम्न में से कौन सी होगी? 3/12 है, तो इसको अगर हम हल करें, 3 कम 3, 3 चौके 12 है ना, बाहर आ जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, तो हमसे अपरिमेय पूछा है, तो ये अपरिमेय तो नहीं, ये परिमेय संख्या P/Q के रूप में है। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। देखो 1 का वर्गमूल 1 और 5 का वर्गमूल √5 ही रहेगा, और अभाज्य संख्या के ऊपर √ लग जाता है तो वो क्या होता है? अपरिमेय। ठीक है, एक क्या होता है? एक होता है परिमेय और √5 होता है अपरिमेय। परिमेय को अपरिमेय से भाग देने पे क्या जाता है? अपरिमेय। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय। √2 गुणा 2, √2 बार गुणा होने पे √ हट जाता है 2। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। 7 1 कम 7, 1 1 क्या है? एक परिमेय संख्या। 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं? 2 संख्याओं के लॉसा तथा मौसा बराबर है तो वो संख्याएं कैसी होंगी? देखो अगर 2 संख्या हमारे पास है, उनका लॉसा भी वही है और मौसा भी वही है, तो संख्याएं क्या होंगी? आपस में बराबर होगी। जैसे 2 एक दूसरे में 2 लिया, तो इसका लॉसपा भी 2 होगा और इसका मौसपा भी 2 होगा, तो वो क्या होगी? अभाज्य होंगी, बराबर होंगी। तो वो दोनों की दोनों संख्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। 0.29 किसके बराबर होगा? देखो 0.29 को मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से, मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। माना, ठीक है, माना x मान लेते हैं, 0.29 ऐसा चल रहा है। 2 संख्या के ऊपर है तो 100 से गुणा करने पर, इसको समीकरण 1 मान लो, 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x, और गुणा करने में दशमलव 100 है, 2 स्थान खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 29.29। फिर हमें क्या करना होता है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना होता है। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इधर 100x और यहाँ है 29.29 ही है, इधर है x, यहाँ है 0.29 घटाना है। देखो इस तरफ और इस तरफ सेम टू सेम चीज़ है, इधर आ जाएगा 0, 29 में से 0 घटाएंगे 29। ठीक, 100 में से 1 x घटाएंगे तो 99x। तो x का मान निकालेंगे, 29.0 का मतलब 29, 99 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? 29/99। ठीक है, 29/99 कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है? 60 है, तो कॉस स्क्वायर 60। और आपको पता है कॉस 60 का मान कितना होता है? ठीक है, 1/2 वर्ग करना है, वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1/4। 1/4 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? ये देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सारा क्वेश्चन मैं हल करके बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। कह रहे निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत किसका होता है? जिसके बट्टे में 2 की पावर m हो, या फिर 5 की पावर m हो, या फिर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n हो, वही शांत होता है। बाकी सब क्या होता है? अशांत होता है। 40 का करके देखते हैं।
पहला वाला ही सही हो जाएगा, 40 का गुणनखंड करो। देखो बट्टे वाला ही कहीं अंश बट्टा हर होता है ना, हर का में गुणनखंड करना होता है, आप जानते हैं। 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो देखो हर का गुणनखंड करने पर 2 कितनी बार है, 3 बार, और 5 है 1 बार। तो ये इस रूप में आ गया, 3 में से किसी एक रूप में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत। यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया, शांत हो गया। बाकी ये तीनों क्या होंगे, अशांत होंगे। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अशांत बोला है। देखो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ, 5/8 है ना, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3, तो ये शांत हो गया। और इसको मैं लिख थोड़ा अगर छोटा मोटा कट सकते हो तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 की घात 1 है, तो ये भी शांत हो गया। ठीक है, ये 512 है और ये 343 है। 343 का गुणनखंड करोगे, देखो किससे कटेगा, 7 से ना, 7 चौके 28 और 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7, तो 343 का किया। देखो 2 और 5 को छोड़कर अगर कोई भी दूसरी संख्या आती है तो क्या हो जाता है, अभाज्य। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभाज्य बोल रहा हूँ, अशांत हो जाता है। ठीक है, 2 और 5 के छोड़कर कोई भी दूसरी संख्या आने पे क्या होता है, अशांत। तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। 400 का गुणनखंड करो, 2 दूनी 4 0, 5 का घात 2 से काटेंगे 2 एकम 0 0, 2 पंजे 0, 25। ठीक है, 5 5 25, 5 एकम 5, तो 5 कितनी बार है, तो 5 है 2 बार। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। हमसे क्या बोला जा रहा है कि यदि 130 को हम इस रूप में लिख सकते हैं और मौशा 130 और 15, ठीक है, तथा मौशा 130 और 15 का क्या है, किसके बराबर है, मौशा एक्स वाई के बराबर है, तो एक्स और वाई क्या होंगे। ठीक है, एक्स और वाई क्या होंगे, ये आपको बताना है। सो देखिए, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि हम 130 को ना इस तरीके से लिख सकते हैं, और हमें ये बोल रखा है कि जो मौशा होगा 130 और 15 का, वो मौशा होगा एक्स और वाई के बराबर। तो आपको एक्स और वाई क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सो देखो दोस्त, हम क्या करते हैं, मौशा 130 और 15 का हम क्या निकालते हैं, पहले मौशा, पहले काटो इसको, तो ये हो जाएगा, किससे कटेगा, 2 से, 2 छंग 12 और 2 पंच 10, फिर कटेगा ये 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 एकम 13, और ये कटेगा 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक है, 130 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा 13, और 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, तो 5 दोनों में है। ठीक है, सो जो मौशा है, ठीक है, मौशा कितना आ गया, 5। तो 130 और 15 का मौशा 5 आया है। अब आपको एक्स वाई ऑप्शन में से ढूंढना है। ठीक है, अब वो ऑप्शन सही होगा जिसका मौशा 5 आएगा। ठीक है, जिसका मौशा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो पहले वाले ऑप्शन पे आ जाओ। 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 3, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। इसका मौशा अगर 5 आ जाएगा तो उत्तर सही है। देखो, ठीक है, मौशा कितना आ जाएगा, 10 और 5 दोनों में, तो 5 आ गया। देखो इसका मौशा भी 5 है, और 10 और 15 इसका मौशा भी 5 है, तो x और y का मान कितना होगा, 15 और 10 होगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको तो आपके दिमाग को घुमाने के लिए दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। परिमेयकरण गुणांक बोल रहे हैं। सो देखो दोस्त, मतलब अभी क्या है, 125 को मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से, 25 गुणे 5, वर्गमूल निकालना है। चलिए, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 का चौड़ा नहीं बना ये। अब जब तक ये अंडर रूट नहीं हटाओगे तब तक ये परिमेय संख्या नहीं बढ़ेगी।
तो अंडर रूट हटाने के लिए मुझे कम से कम अंडर रूट 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये अंडर रूट 2 बार गुणा होने पर हट जाएगा, तभी ये परिमेय संख्या बनेगा। तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? अंडर रूट 5 से, परिमेय संख्या बनाने के लिए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है? सअभाज्य क्या होता है? अगर आपके पास दो संख्या हैं ए और बी, और उनका अगर आप HCF निकालो और एक आता है, तो ए और बी को हम क्या कहते हैं? सअभाज्य कहते हैं। ठीक है, ए और बी को हम क्या कहते हैं? सअभाज्य कहते हैं। तो पहले मैं आ जाऊँ, देखो 9 है ना, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 16 को लिख सकता हूँ मैं 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। सो देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2, और 16 को लिख सकता हूँ 2 की घात 4। 2 4 बार है, कुछ भी उभयनिष्ठ है इसमें, कुछ भी उभयनिष्ठ है मौशा 9 और 16 का। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो उस केस में हमारा जो मौशा होता है वो 1 होता है। ठीक है, मौशा 1 आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसका मौशा 5 आ जाएगा, तो ये सहभाज्य नहीं है। जिन दो संख्याओं का मौशा HCF 1 है, उसे हम क्या कहते हैं? सहभाज्य कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अगला प्रश्न है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रैखिक यानी कि घात 1 है, और जितनी घात होगी उतने ही आपके शून्यक होते हैं। तो शून्यक कितनी होगी? 1। इस बहुपद का शून्यक पूछा है, तो शून्यक निकालने के लिए जो भी बहुपद होता है उसको 0 मान लेते हैं। माइनस का 1 तरह के क्या हो गया? प्लस का 1। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल गया, x बराबर 1, ऑप्शन नंबर 1। कह रहे हैं यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -4 और 7 द्विघात बहुपद क्या होगा? तो देखो दोस्त, हमें अल्फा दे रखा है -4 और बीटा दे रखा है 7। हमें द्विघात बहुपद निकालना है जिसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x गुणे में अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। ठीक, x² अल्फा का मान -4, बीटा का मान 7, x अल्फा का मान 4 और बीटा का मान 7। 7 में से 4 घटाएंगे 3, प्लस माइनस माइनस 7 चौको 28। ठीक है, x² माइनस के 3x माइनस के 28, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 5 तथा 6 है। देखो, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो अभी आपको मैंने बताया था द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो सूत्र में रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 5 और अल्फा बीटा दे रखा है 6, तो x² माइनस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे हैं यदि बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा गुणा बीटा का मान क्या होगा? इसका सूत्र होता है c/a। हमारे पास e क्या है? y² का गुणज e, y का गुणज b होता है, और अचर पद को हम c कहते हैं। c है हमारा 8 और e हमारा 1, 8/1 8, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कह रहे हैं इस बहुपद में f-1 का मान बताना है, मतलब x के जगह पे बस -1 रख देना है। जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पर -1 रख दो। तो माइनस का वर्ग करने पे प्लस आ जाता है, 1 का वर्ग 1, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7 प्लस 2, तो ये हो गया 3 + 7 10 और 2 12। ठीक है, आपको आपका उत्तर कितना मिल जाएगा? 12। ठीक हो गया। इस बहुपद का शून्य निकालना है। शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं? बहुपद को 0 के बराबर मान लेते हैं। तो माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो गया, तो वर्गमूल निकालेंगे, प्लस माइनस √3 आ जाएगा शून्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लस के √3 माइनस के √3। हमसे बोल रहे इस निम्न में से कौन हल है? तो देखो, जो संतुष्ट करेगा वही हल होगा। तो ये वाला देखो, ठीक है, x के जगह पे 2 रखते हैं और y के जगह पे 6 समय। अगर बायां पक्ष हल करने पे दाएं पक्ष आ जाता है तो वो उसका हल देता है। x की जगह पर 2 और y की जगह पर 6,
6 दूनी 12 माइनस के 12 0। देखो बायां पक्ष हल किया, मुझे दायां पक्ष मिल गया। संतुष्ट कर रहे हैं, हल है। बाकी रख के देखना, कोई भी संतुष्ट नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण है वो समानांतर है, तो P का मान क्या होगा। समानांतर के लिए कंडीशन क्या होता है कि A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं होता है C1 बट्टा C2 की। ये कंडीशन है। हमारे पास A1 क्या है, x का गुणज, B1 क्या है, y का गुणज, और C1 क्या है, प्लस का 6 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 6, क्योंकि कोई भी पद यहाँ पर नहीं रखना होता दाईं तरफ। A2 कितना है, x का गुणज 12, B2 कितना है, y का गुणज 9, ठीक है, और C2 कितना है, प्लस का 15 इधर के माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये मान हम यहाँ रखेंगे, स्टार्टिंग के दो बराबर ले लो। A1 का मान है 4 और A2 का मान है 12, B1 का मान है P और B2 का मान है 9, 4 एक कम 4, 4 3 12, ठीक है। ये 9 बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, 9 एक कम 9 बट्टे में 3, तो 3 3 9, P का मान कितना आ गया, 3, ठीक है। तो P का मान कितना होगा, 3 होगा। देखो ऑप्शन में 3 है गई, बिल्कुल है, हो गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण के अनगिनत हल हैं। अनगिनत हल कब होता है, समपाती रेखा में, ठीक है। और समपाती रेखा की कंडीशन क्या होती है, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर होता है C1 बट्टा C2। हमारे पास A1 कितना है, x का गुणज, B1 कितना है, y का गुणज, और C1 कितना है, प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो जाएगा। A2 कितना है, x का गुणज, B2 कितना, y का गुणज के, और C2 कितना है, प्लस का 15 इधर के माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक। अब मान रखेंगे यहाँ पर A1 का मान है 1, A2 का मान है 5, स्टार्टिंग के दो बराबर ले रहे हैं हम। B1 का मान 2 है और B2 का मान k, तो k तिरछे गुणा करेंगे, k एक कम k, 5 दूनी 10, तो k का मान कितना होगा, 10 होगा। तो 10 ऑप्शन में दिख रहा है आपको, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये आपको बताना है। द्विघात समीकरण कौन सा होगा, ठीक, वो हमें बताना है। तो यहाँ देखो, इसको मैं हल करूँगा, ये नहीं होगा। इसको मैं अगर हल करूँगा देखो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर खोलेंगे, b का स्क्वायर 2ab, इधर गुणा करेंगे तो 3x 4 3 12, x के अधिकतम का 2 होनी चाहिए, प्लस का 3x इधर आगे माइनस होगा, 4 में से 3x घटाओगे तो 1x बचेगा, और 4 में से 12 घटाओगे तो माइनस के 8, उस तरफ कुछ नहीं तो 0। इधर x की घात कितनी है, अधिकतम 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। बाकी ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चाहो तो हल करके देख सकते हो। हमारे पास द्विघात समीकरण है, ये देखो ध्यान से देखना, ठीक है, कि मूल क्या होगा। ये क्या दे रखा है हमें, आप सीधे इधर आ जाएगा, नियम जानते हो ना, x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस की 4ac बट्टे में 2a, यही होता है। अब प्रश्न में ध्यान से देखो, a की जगह पे p है, b की जगह पे q है और c की जगह पर r है, ये सूत्र में रख दो। b की जगह पे क्या है, q प्लस माइनस b स्क्वायर, b की जगह पे q है, 4 a की जगह पे p है और c की जगह पे r बट्टे 2a, e की जगह पे p है। सो देखो 2p कहाँ दिख रहा है, माइनस का q प्लस माइनस q स्क्वायर माइनस के 4pr बट्टे में 2p। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे इस द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति क्या हो गई। मूलों की प्रकृति के निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ता है विभक्तिकर, ठीक है, विभक्तिकर d, जिसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यहाँ आप देखिए, a के स्थान पर 6 है, b के स्थान पर x का गुणज 6 और c के स्थान पर 1 है, ठीक है। यहाँ रखेंगे 6 का स्क्वायर 4, a का मान है 6 और c का मान है 1, 6 छंग 36, 4 छंग 24, तो यह आ जाएगा प्लस के 12, यानी कि धनात्मक। अगर d का मान धनात्मक होता है
तो वास्तविक होता है और मूल भिन्न भिन्न होते हैं। तो वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर डी का मान 0 आता है तो वास्तविक और मूल बराबर होता, और डी का मान अगर माइनस में आता तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। अगले प्रश्न में आ जाओ, हमसे क्या बोल रहे हैं, इस समीकरण में मूलों का योग बताना है। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है माइनस के b/a। सो देखो दोस्त, ए के जगह पे 3 है एक्स स्क्वायर का गुणज, बी के जगह पे माइनस के 18 है एक्स का गुणज, और सी के जगह पे 6 है। तो माइनस बी हमारा है 18 और ए हमारा है 3, माइनस माइनस प्लस, 3 छंग 18, तो ये आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर 6 डी सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। अगला प्रश्न है कि ये जो द्विघात समीकरण है के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, देखो मूल अगर अल्फा की जगह अल्फा है और बीटा के जगह पर उसका व्युत्क्रम यानी कि 1/अल्फा है, तो आप जानते हैं कि अल्फा गुणा बीटा c/a होता है। ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी है। अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह पर 1/अल्फा है। अल्फा से अल्फा घटा, ए कम ए सी, ठीक है। तो ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब है समांतर श्रेणी का 15वां पद क्या है। इस समांतर श्रेणी का 15वां पद निकालना है, ए 15, जिसका सूत्र होता है 15 है तो एक कम कर देंगे, ए प्लस 14d। समांतर श्रेणी का प्रथम पद है 1/2। डी क्या होता है, दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दो, एक में से एक घटाएं, आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, 2 सत्ते 14, यहाँ 1/2 प्लस 7, लॉसअप आ जाएगा 2, 7 दूनी 14, तो आ जाएगा 15/2। 15/2 ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है जिसका सार्वंतर आपस में बराबर ना हो, वो समांतर श्रेणी में नहीं होते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ से देखो 4 और 6 के और 10 के बीच में 6 का अंतर, इसके बीच में 5 का अंतर, यहीं से दिख गया कि इनके बीच के जो अंतर है वो समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारे करो, पहले एक बार देख लेना चाहिए ऑप्शन को फटाफट। तो डी ऑप्शन ए पे नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 सार्वंतर -3 और इसके प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा। एशन का सूत्र निकालना है। एशन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, 12 पदों का योगफल यानी कि n के जगह पे 12 रखना है, ए की जगह पे 9 और डी की जगह पर है -3। 2 छंग 12, 9 दूनी 18, 11 आ जाएगा, 11 तियां 33। ठीक है, 13 में से 8 घटाएंगे 5 बचेगा, और गुणे में तो 6 है ये नेगेटिव का, और 2 में से घटाएंगे 1, 15, 15 छक्का 90, माइनस के 90 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 90 भी दे रखा है, तो ध्यान से ऑप्शन को देख के अपना उत्तर सही लगाना। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 170 है। तो मान लेते हैं समांतर श्रेणी का a पद 170 है। आपको कौन सा पद यानी कि n का मान निकालना है, और ये हमारा a है, d क्या है, दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दो, 17 है। ठीक, और आप जानते हैं n बराबर होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। n हमारा है 170, ए हमारा है 17, n हमें निकालना है और डी हमारा है 17। प्लस का 17 इधर गया, माइनस का हो गया, घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 110 में से 7 घटाएंगे 3, और 7 में से 163, 17 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 17 नम्मा 163, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो गया, n का मान आ जाएगा 10। कौन सा पद होगा, 10वां पद होगा।
ठीक है, एक समांतर श्रेणी है। देखो ये प्रथम पद है और ये आखिरी पद है, इसे पदों की संख्या बतानी है। पदों की संख्या कितनी होगी? n। ठीक है, अब देखो ये AP है, AP का प्रथम पद 51 है, अंतिम पद 6 है। अंतिम पद को an से दर्शाते हैं। D क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद माइनस का 3 है D। ठीक, आप जानते हैं कि an बराबर होता है E प्लस n-1 गुणा D, यही होता है। सो देखो दोस्त, en अंतिम पद 6 है, E हमारा 51 है, n हमें निकालना है और D का मान है -3। प्लस के 51 इधर के माइनस का हो गया। ठीक, घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 11 में से 6 घटाएंगे 45 बचेगा, माइनस का 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। माइनस माइनस कटा, 3 कम 3, 3 बचे 15, तो माइनस का एक इधर के प्लस का हो गया, तो n का मान आ जाएगा 16। तो इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे? 16 पद। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो 0 और 50 के बीच सम संख्या भी 25 होती है और विषम संख्या भी 25 होती है, आराम से। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में B कोण 90 है, ये AB, देखो हमसे ध्यान से देखो, B कोण 90 बोला है, ये 90 वाला कोण है, तो ये A होगा, ये C होगा। हमसे बोला गया है AB √15 है और BC 1 सेंटीमीटर है, AC 4 सेंटीमीटर है। tan A का मान निकालना है। तो A के लिए, A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, और ये ऑटोमेटिकली आधार। tan A, tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे आधार। ठीक, सो लंब हमारे पास 1 है और आधार हमारे पास √15 है, 1 बट्टे √15। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगर कोसेक थीटा का मान k है तो कॉस थीटा का मान कितना होगा? देखो कोसेक थीटा का मान, कोसेक को हम 1/sin भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का मान k है। ठीक है, तो ये इधर आ गया और ये साइन थीटा का मान कितने आ जाएगा? 1/k। आपको क्या बोला? कॉस थीटा, और आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बस थीटा की जगह ये फाई है, वो सूत्र क्या होता है? 1 - sin स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान 1/k है, स्क्वायर होता है स्क्वायर लगा दिया, 1 का वर्ग 1, k का वर्ग k², लॉस ऑफ आ जाएगा k² - k1। तो k² वर्गमूल से बाहर आके k आ जाएगा। तो ये देखो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है k² - 1/k। देखो ये ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, नई NCERT, पुरानी NCERT, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। 1/sec थीटा क्या होता है? कॉस, सीधा सूत्र। cos x × tan x क्या होता है? 1। यदि cos थीटा का मान 1/2 हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, cosec। सो देखो दोस्त, cosec का मतलब 1/sin, तो साइन का मान निकाल लो यहाँ से। ठीक है, cosec का मतलब क्या होता है? 1/sin। तो मैं पहले क्या करता हूँ, साइन निकाल लेता हूँ। साइन थीटा क्या होता है? कॉस में 1 - cos स्क्वायर थीटा। अभी ऐसा प्रश्न किया था। कॉस थीटा का मान 1/2 है, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 × 4 -1, तो ये आ गया √3/4, √3, 4 का वर्गमूल 2। अब ये मान मुझे यहाँ रखना है, 1 के बट्टे में आ जाएगा √3/2। ठीक है, साइन का मान यहाँ रख दिया, तो बट्टे वाला कहाँ जाता है? ऊपर, तो ये आ जाएगा 2/√3। कॉसेक थीटा का मान 2/√3, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, आपके सामने हल करके ही बताया जा रहा है, अंदाजे में कुछ नहीं। हो गया।
अगले प्रश्न में आ जाओ। थीटा 45 दे रखा है, सेक 45 प्लस कॉसेक 45 का मान बताना है। देखो सेक का मतलब होता है कॉस, कॉस 45 का मान सेक 45 का मान होता है अंडर रूट 2, कॉसेक 45 का मान भी होता है अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये आराम से बन गया। ए का मान बताना है। देखो ये चीज़ 0 दे रखी है, माइनस का 3 इधर रखे क्या हो जाएगा प्लस का 3, अंडर रूट 3 गुणे महिंद्रा के बट्टे में आ जाएगा। 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, कटा ये आ गया अंडर रूट 3 बराबर है। इसका मान में 10 में सोचो, 10 60 का मान होता है अंडर रूट 3, 10 से 10 हटा, ए का मान कितना आ गया 60 डिग्री, ए का मान आ गया 60 डिग्री, को आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो 35 और 50 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इसको कटने पे 1 मिलेगा, 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? कॉस 45 का मान होता है 1/√2, साइन 0 का मान होता है 0, कॉट 45 का मान होता है 1 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो सबसे ज़्यादा मान किसका है? 1, कॉट 45। साइन 30 का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर बी। कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आपको पता है, हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। कई बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसकी जगह पर प्लस लिख देते हैं, तो माइनस के टेन स्क्वायर थीटा गुणे में है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप माइनस बाहर रखो, टेन थीटा गुणे कॉट, टोटल का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर। और अब जानते हैं टेन थीटा गुणा कॉट थीटा का मान 1 होता है, 1 का वर्ग 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। साइन एल्फा गुणे कॉट एल्फा का मान क्या होगा? साइन एल्फा की जगह तो चलो साइन एल्फा, कॉट एल्फा क्या होता है? कॉस एल्फा बट्टे में साइन एल्फा। साइन एल्फा का क्या बचा? सिर्फ कॉस एल्फा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि थीटा बट्टे 5 12 डिग्री है, तो बट्टे का 5 इधर गुणे में आ जाएगा, थीटा का मान के 12 पंच 60 डिग्री। आपको इसका मान बताना है 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा का मान है 60 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 3 से 3 कटा, उत्तर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है, तो इसका मान क्या होगा? तो देखो दोस्त, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये प्लस का साइन एक्स इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के साइन एक्स, ये चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके, और एक क्या चीज़ कर सकते थे हम, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकालना है ना। ठीक है, सो ये साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स है, तो ऐसा करते हैं साइन एक्स, ये प्लस का साइन स्क्वायर एक्स इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके, साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होता है, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसका वर्क करेंगे तो इसकी पावर में 4 आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, और इसका मान ही पूछा था कि कितना होगा? 1 होगा।
मुझे तो पता था स्टार्टिंग से, लेकिन आपको हल करके दिखाना था। कॉसेक 60 किसके बराबर होता है? कॉसेक 60 का मान कितना होता है? कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3। अब 2/√3 किसका मान होता है? सेक 30। सेक 30 क्या होता है? कॉस 30। कॉस 30 के बराबर होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है? 2/√3। साइन 60 का मान होता है √3/2। टेन 60 का मान √3। कॉट 30 का मान होता है कॉट 30 का मान होता है सिर्फ √3। तो ये किसके बराबर है? सेक 30 के बराबर। यदि कॉसेक माइनस कॉट थीटा एक्स के बराबर हो तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा? ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, सो देखो दोस्त, आपको पता होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। सो ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। मैं देखो हल करके बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कुछ नहीं कर पा रहा। आप जानते हैं ये किस रूप में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस के बी। ये एक समीकरण ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, इसकी जगह पे मान मुझे पता है कितना है? एक्स, इधर 1 है और इधर है कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। ठीक, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 1/x। ये समीकरण नंबर हमारा 2 आ गया। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है? हल करना है। हमें कॉसेक थीटा का मान निकालना। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखो क्या है समीकरण 1? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक्स है, और यहाँ पर है कॉसेक थीटा। शिट, ये माइनस में था ना, तो ये प्लस में आएगा, इसके जगह पे एक्स है। ठीक है, ये है। सॉरी। तो अब हमें क्या करना है? हमें कॉसेक थीटा का मान निकालना है, तो जोड़ना पड़ेगा। ये हटेगा, जोड़ते ही कॉसेक कॉसेक हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, और x में हमें जोड़ना है 1/x। ठीक है, कॉसेक थीटा का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा x गुणा x स्क्वायर प्लस 1/x। ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। सो कॉसेक थीटा का जो मान होगा वो होगा x स्क्वायर प्लस 1/2x। x स्क्वायर प्लस 1/2x। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कह रहे कॉसेक अच्छा ये तो वही है। कह रहे सेक 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस 1। तो आपको आइडेंटिटी पता होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इसकी जगह पर एक 1 आ जाएगा, क्योंकि थीटा समान है और यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो 1 + 1 2 बिना हल किए। ठीक है, कॉट 90 माइनस ए, सूत्र क्या होता है? 10a। यहाँ पे 30 होगा, 2 10 30। 2 10 30 का मान है 1/√3 बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 होता है। 10 30 का मान स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिया। 2 1 कम 2 बट्टे में √3। 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब लॉस हो पाए तो उसको हल करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 1 1 कम 1। ठीक, हल करेंगे। ऊपर है 2/√3, नीचे है 4/3। तो देखो यहाँ से आगे हल करेंगे। इसकी गुणा इसके साथ 2 गुणा 3, और ये आ जाएगा इसकी गुणा इसके साथ √3 गुणा 4। 2 दूनी 4, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3, तो यहाँ √3 बचेगा। ये आ गया √3/2। √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 का। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक 6 मीटर ऊंचे खंभा
आपका जो खंबा है ना वो 6 मीटर ऊंचा है। छाया की जो लंबाई है, ये जो उसकी छाया है वो है 2√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। उन्नयन कोण कितना है, ये थीटा है, ये हमें निकालना है। सो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये 90 है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आधार। तो जो दो भुजा की माप पता है उनका अनुपात निकालेंगे, चूंकि लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। ठीक, तो लंब हमारे पास है 6, आधार हमारे पास है 2√3, यह है tan थीटा। ठीक, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, यहाँ है 2√3, 2 से 2 कटा, 3 को जब काटेंगे √3 से तो √3 बचेगा। तो यहाँ 10 इसका मान, 10 में सोचो, 10 60 का मान होता है √3, 10 से 10 हटेगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है जी, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई हमें दे रखा है 15 मीटर। और जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण एक बिंदु से मिलता है, ये उन्नयन कोण दे रखा है आपकी बार 60 डिग्री। तो छाया की लंबाई क्या होगी, मान लेते हैं छाया की लंबाई x होगी। ठीक है जी, आपको बताइए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये ऑटोमेटिकली आधार। लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है, 60, tan 60 का मान √3। ठीक है जी, ये √3 गुणे में जाके बट्टी में आ जाएगा, और ये x तिरछे गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, सो √3 नीचे नहीं है, √3 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 15 √3, नीचे से आ गया 3, 3 ही बचे 15, तो उत्तर आ जाएगा 5 √3, 5 √3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, कह रहे निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम क्या कहते हैं, ये जो निर्देशांक y अक्ष है और ये जो निर्देशांक x अक्ष है, इसके जो प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक होता है 0,0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कह रहे -6,8 किस चतुर्थांश में है। सो आप जानते हैं x का मान इधर प्लस में होता है और इस तरफ माइनस में, ऊपर प्लस में है, नीचे माइनस में। नेगेटिव, इधर x का मान नेगेटिव, y का मान नेगेटिव। ठीक, ये आपका पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा होता है। तो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा, पहले वाले में प्लस कोमा प्लस होता है, दूसरे नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगी। जब भी मूल बिंदु बोले तो दूरी निकालने के लिए ट्रिक याद रखो, अंडर निकालो, जो बोला है उसका स्क्वायर करके जोड़ दो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 1 इकाई आ जाएगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ये x1 है, ये y1, x2, ये y2। ठीक, x1 है 1, x2 है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, y1 है 1, y2 है 5, 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, यहाँ से -4 बचेगा, -4 का वर्ग 16, तो ये आ गया 20, 4 पंजे 20, 2√5। ठीक है, वर्गमूल से बाहर निकालोगे 2√5 आ जाएगा। कह रहे हैं y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। ठीक है, किस से नहीं होकर गुजरेगी, जिसमें y का मान 8 नहीं होगा, जिसमें y का मान 8 नहीं होगा। y का मान 8 कहाँ नहीं है, इसमें, तो इससे नहीं गुजरेगी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न में आ जाऊं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस पहला वाला। देखो फिर बोल रहे हैं कि ये जो बिंदु है वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष से बोले तो एक्स वाला आंसर आ जाएगा 5 इकाई, एक्स से बोलता तो वाई वाला आंसर होता। दूरी बोला, दूरी प्लस में ही होती है, माइनस में नहीं। भले यहाँ -5 होता लेकिन उत्तर हम 5 लिखते हैं क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। कह रहे ये जो m है और ये जो n है, रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी निकालिए। मध्य बिंदु के दिशांक x, y मान लेंगे तो x क्या होता है, x होता है x1 + x2 बट्टे में 2। ये x1 है, x2 ये है -8, माइनस का 2 -8 -10 बट्टे 2, 2 पंजे 10। x का मान 5 आ गया। फिर हमें y निकालना है। सूत्र क्या होता है, y1 + y2 बट्टे 2। y1 है 10, y2 है 14, तो 24 बट्टे में 2 यानी कि 12। तो -5, 12 आ जाएगा। -5, 12 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक, ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त के छेरों के निर्देशांक, ये व्यास के छोरों के निर्देशांक, ये व्यास है, यहाँ पर हमारा केंद्र आएगा, क्या है 6, -8 है और एक दूसरा है -6,8। तो वृत्त के केंद्र, वृत्त का जो केंद्र होता है, व्यास का जो केंद्र होता है वो आधा होता है, यानी कि ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, 6 -6 बट्टे में 2 x के लिए, तो 0 बट्टे 2 0 आ जाएगा। y के लिए इसका पहला वाला और इसका आखिरी वाला -8 + 8, तो ये 0 बट्टे 2 0 आ जाएगा। तो x का मान 0, y का मान 0, 0,0 होगा। अगला प्रश्न है ए बी मूल बिंदु से समान दूरी पर है। अब ध्यान से देखो, इसको बिना हल करके बता दो। ये ए बिंदु है, ए बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, 3,4, ठीक है, ये हमारा ए बिंदु है, मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है। और बी बिंदु है P,1, ठीक है, P,1। मूल बिंदु से ये ए बिंदु दूरी है और दूसरा बिंदु है बी। हाँ, मूल बिंदु यही हुआ, बी हमारा क्या हुआ P,1। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। मैंने बोला मूल बिंदु से जो भी दूरी होती है समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। ये जो OA है और ये जो OB है वो आपस में बराबर है। तो मैंने आपको बोला था जब भी मूल बिंदु होगा √ लगाओ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे वही P का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1, तो ये 9 16 और यह P² + 1, दोनों तरफ वर्ग, यहाँ तो आ गया 25। देखो वर्ग करने पे √ हट जाएगा दोनों तरफ से, और यहाँ आ गया P² + 1, तो प्लस का बना दे रहा कि माइनस का हो गया 24 P²। तो 4 छंग 24, 2 √6 ± P का मान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ABC। तो ये हमारा x1 है, ये मेरा y1, ये x2, ये y2, x3, ये y3। सूत्र में लिख देता हूँ, कमेंट पे अपना आंसर बता देना। x1 y2 - y3, x2 y3 - के y1, x3 y1 - y2। ये सूत्र होता है। ये मान यहाँ रखो, कमेंट में मुझे आंसर बताओ, देखते हो कौन सही आंसर दे पाता है। कमेंट में अपना नाम लिख के अपना आंसर ज़रूर बता देना, और आप कहाँ से हो ये भी मेंशन करना।
ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। कह रहे ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, रेखाखंड को 3:2 में व्यक्त करते हैं अंतर्विभाजित, तो वाई निर्देशांक क्या होगा? तो वाई क्या होता है? m1 y2 m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो m1 का मान है 3 और m2 का मान है यहाँ पर 2। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। तो m1 का मान है 3 और y2 का मान है 7 गुणे में, m2 का मान है 2, y1 का मान है -3 बट्टे में m1 प्लस m2। देखो प्रश्न में हल नहीं किया है, 3 गुणा 7 प्लस 2 गुणा -3 m1 प्लस m2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हल नहीं किया है इसने। त्रिभुज में देखो, आपको पता है त्रिभुज के 3 कोणों का मान 180 होता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए और सी का मान 120 दे रखा है, तो बी कोण कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। अगर ए और सी को जोड़ के 120 आ रहा है तो बी कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री। ये तो कक्षा 6 का विद्यार्थी भी आराम से बोल देगा। ठीक है, अब आ जाओ, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, ये ए बी सी और एक है डी ई एफ। हमें क्या दे रखा है कि ए बी बट्टे डी ई, ठीक है, फिर बी सी बट्टे एफ डी। तो इनके बीच में ये वाला कोण और इनके बीच में ये वाला कोण है, तो बी कोण किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा, तभी आपस में समरूप हो पाएगा SAS कसौटी से। ये 2 भुजा के बीच वाला कोण और ये 2 भुजा के बीच वाला कोण बी डी के बराबर होगा, बी डी के बराबर, ऑप्शन नंबर डी। देखो 2 त्रिभुज आपस में समरूप है, भुजाओं का अनुपात 1/5 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? भुजा के अनुपात का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, बट्टे का मतलब अनुपात, 1:25 या 1/25। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 90 - a cot a होता है, आराम से हो गया। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि आकृति में ये जो DE है इस BC के समांतर है, AD 5 है, DB 6 है, AE 8 है, तो EC क्या होगा? तो थेल्स के प्रमेय से जब ये भुजा इसके समांतर होती है तो क्या होता है? AD बट्टा DB किसके बराबर होगा? AE बट्टा EC के बराबर होता है। तो AD दे रखा है 5/6, ये 8/x, तिरछे गुणा कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा 8 गुणा 6 और ये बट्टे में 5, तो 8 छंग 48 बट्टे में 5, 5 7 5 48, 5 9 45, 3 30 हो जाएगा, 5 छंग 30, 9.6। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये किसने कहा था? ये वाला जो कथन है कि AD बट्टे DB AE बट्टे AC, ये किसने कहा था? थेल्स ने कहा था, थेल्स का प्रमेय। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हो? ये वृत्त है, ये बाहर बिंदु के ले लिया, इससे हम वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं? 2 1 2 2 रेखाएं खींच सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे दी गई आकृति में P और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि APO ये 40 है, ये 40 है, ठीक है। ये त्रिभुज इसका सर्वांग होता है तो ये भी 40 होगा। OAB कितना होगा?
ए बी कितना होगा ये बताना है। सो देखो दोस्त, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 होता है प्रमेय 10.1 के अनुसार त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच, ठीक है। सो देखो पी कोण कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 हो गया, ये टोटल 90 हो गया, ये 90 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये क्या है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का चारों कोणों का मान कितना हो 360, पी ए ओ बी 360 होगा। आप जानते हो ना प्रमेय 10.1 त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो पी का मान है 80, ए का मान 90, ओ का मान निकालना है, बी का मान 90, 90 90 180 और 80 260, प्लस का 260 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ओ का मान आ जाएगा 100। तो देखो ध्यान से, अब मैं चित्र अलग से बना लेता हूँ। ये ओ ए ये, ठीक है। सो ये हमारा 100 है, तो यहाँ पे जितना कोण बनेगा यहाँ पे भी उतना ही कोण बनेगा, क्योंकि ये भी, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, त्रिज्या त्रिज्या है। तो ये 100 है, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 80, इधर जितना होगा इतना आधा कर दो तो कितना आ जाएगा 40, तो ये वाला कोण कितना होगा 40, ठीक है जी, आराम से बन गया। ये कौन से वाले का चित्र है, यही चित्र है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। दी गई आकृति में, ठीक है, ओ की वार वृत्त का व्यास है, देखो ओ की वार ये व्यास है और ये भुजा इसके बराबर है। तो देखो अगर व्यास से लेकर कोई भी कोण बनाते हो वृत्त पर तो वो 90 अंश का बनता है, कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र ओ वाले वृत्त ए बी और ए सी दो पर जगह इस प्रकार है कि बी ओ सी 110 है, तो सी ए ओ कितना होगा। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। पहले केंद्र आपका ओ बोला है, अब केंद्र ओ वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि ए बी और ए सी, ये ए है, ए बी और ए सी इस प्रकार स्थित हैं कि बी ओ सी कितना है 110 है, ये 110 है, ठीक। तो हमसे बोला है सी ए ओ कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा। आप जानते हैं त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, तो बहुत आसान हो गया। तो देखो ये x, ये वाला कोण 90 है, ये 110 दे रखा है और ये वाला कोण 90, चारों कोणों का योगफल कितना होगा 360, 90 90 180, 180 में 280 290, ठीक है। प्लस का 290 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, कोई गलती तो नहीं कर रहे हम। 90 90 180, क्या ये सी ओ ए, अच्छा ये निकालना है सी ओ, ठीक है। तो 290 है, इधर आके प्लस का माइनस का हो जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 70, ठीक है। ये पूरा कोण 70 आया। अभी मैंने बताया था कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो इधर जितना कोण बनेगा इधर भी उतना कोण बनेगा। तो ये कोण हमसे पूछा है निकालने के लिए, तो 70 का क्या हो जाएगा आधा, तो 70 का आधा कितना होगा 35, तो ये वाला कोण कितना होगा 35, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कहना टी से वृत्त की स्पर्शिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से, ये हमारा वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, और केंद्र से टी की दूरी, ये टी है, केंद्र से जो टी की दूरी है वो 13 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी।
ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हम r मान लेते हैं। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 13, आधार का वर्ग है 12 प्लस लंब का वर्ग, लंब है 8, 13 का वर्ग 169, ये 144 आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस में प्लस का 140 इधर के माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आर का मान कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रश्न? और ये जो प्रश्न है वो कक्षा 10 पर आधारित है, सॉरी कक्षा 9 पर आधारित, 10 बोल रहा हूँ। हमसे क्या बोल रहे हैं, दी गई आकृति में ये जो है आपका क्या है, ये आपका क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और ओ क्यू आर क्या है, सॉरी क्यू पी आर ये आपका 60 है। ठीक है, ये आपका 60 है, तो ये वाला कितना होगा ओ क्यू आर, ये वाला आपसे पूछ रहा है। तो जो कोण यहाँ होता है ना, क्योंकि इसी पर बना हुआ है तो उसका डबल हो जाता है, 60 का डबल, ये कितना हो जाएगा 120। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोला, इन आंकड़ों का परिसर निकालो। परिसर में क्या होता है, बिग सबसे बड़े में से सबसे छोटा स्मॉल घटा देना है। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर 84, ये सबसे बड़ा है ना 84, सबसे छोटा क्या है 15 है। 14 से 5 घटाएंगे 9, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 69। इसका समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ दो और जितनी संख्या उसे भाग दे दो। ऊपर क्या है n पदों का योगफल बट्टे में n पदों का योगफल का सूत्र होता है n+1 बट्टे में 2, और यहाँ n है, n से n कटा, आंसर आ जाएगा n+1 बट्टे में 2, ऑप्शन नंबर सी। देखो आपको पता होगा जो 3 माध्य होता है बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ x का मान कितना होगा 2 होगा। बहुलक निकालना है, बहुलक क्या होता है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, 12। ठीक है, 13 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार है 13, 11 है 12 है 2 बार, तो बहुलक कितना आ जाएगा 13 सबसे ज़्यादा बार है 3 बार। अगला क्वेश्चन है कि इन संख्याओं का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। तो देखो माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ो, जितनी संख्या उससे भाग दे दो। माध्य कितना दे रखा है 10। ठीक है, ये माध्य बराबर होता है जितनी संख्या दे रखी उनको जोड़ो और फिर उतनी संख्या से भाग दे दो। कितनी संख्या 1 2 3 4 5 से भाग दे दिया, 5 संख्या दी, 13 और 7 20, 20 और 24, 15 और 9 24, कितना हो गया 44 प्लस x, 5 दही 50। ठीक है, तो प्लस का 44 इधर आके माइनस का, तो x का मान कितना आ गया 6। ठीक हो गया। किसी घटना की प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। कोई भी घटना है प्रायिकता का मान 1 या 1 से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। तो अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0। अगर न्यूनतम पूछता तो 1 होता, और सॉरी 0 होता। किसी घटना की प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो, 13 बट्टे भाग दोगे 1 से बड़ा आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएंगे। 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, 50% का मतलब बट्टे में 100, 50 से कम 50 50 बटे 1/2। ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये 1 से ज़्यादा है, तो इसका मान नहीं हो सकता। पासे को फेंका गया है, पासे को जब हम फेंकते हैं लूडो को तो 1 2 3 4 5 6 आते हैं, यानी कि हमारे पास कुल परिणाम कितने होते हैं 6। 2 का गुणज क्या है, 2 का भाड़ा 2
दूनी 4 दूनी 6, हमें 2 का गुणज की प्रायिकता निकालना है। सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने हैं, 2 का गुणज 1 2 3, और कुल परिणाम कितने अच्छे हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिनमें 26 काला होता है और 26 लाल होता है। आपसे क्या बोलो, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। ठीक है, लाल रंग के संभव परिणाम कितने हैं, 26, और कुल परिणाम कितने हैं, 52। 26 एकम 26, 26 दूनी 52। ठीक है, देखो अगला प्रश्न शानदार है। कह रहे 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं। एक सिक्के में देखो 2 सिक्के उछाल रहे हैं हम। ठीक है, एक सिक्के में हेड होगा या ट्रेल होता है, दूसरे में हेड होता है या ट्रेल होता है। तो क्या बनता है, हेड, पहले में हेड है दूसरे में भी हेड है, पहले में हेड है दूसरे में ट्रेल है, या फिर पहले में ट्रेल है दूसरे में हेड है, पहले में ट्रेल है दूसरे में भी ट्रेल है। तो कुल परिणाम कितने हैं, 4। ठीक है, कम से कम एक शीर्ष, ठीक है, हेड एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष या एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, कम से कम एक शीर्ष होना ही चाहिए, एक एच तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो संभव परिणाम ये इसमें एच है, इसमें एच है, इसमें एच है, प्रायिकता निकालनी है। तो संभव परिणाम है 3, कुल परिणाम है 4, आंसर आ जाएगा 3/4। 3 सिक्के को जब उछालेंगे, 1 2 3, हर सिक्के में 2 परिणाम होते हैं। तो जब चीज़ें एक साथ होती हैं तो 2 सिक्कों को उछालने में कितने आया था, 4। तो 3 सिक्कों को उछालेंगे 2 3 4 दूनी 8 परिणाम आएंगे। ठीक है, जब चीज़ें एक साथ संपन्न होती हैं तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये वृत्त है, ठीक है, इसके अंतर्गत हमें क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। त्रिज्या है तो इसके अंतर्गत वर्ग बना रहा हूं, देखो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास त्रिज्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8। ठीक है, तो अगर इसकी ये विकर्ण है 16 है, अगर इसकी भुजा को मैं ए बोल दूँ, भुजा को ए बोल दूँ, तो विकर्ण क्या होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2। तो विकर्ण मेरे पास है 8 और 8 16, a√2, 2√2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। क्षेत्रफल बोले तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a², यानी कि 16 गुणे 16, √2 गुणा √2, 2 8 16, 8 6 48, 4 8 कम 8 4 12, 128 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात इतना है। देखो ये एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r मान लो, इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लो। तो अनुपात r/r, ये दे रखा है 4/5। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, पहले वाले का क्षेत्रफल होगा πr², दूसरे वाले का होगा πr²। अनुपात का मतलब बट्टे में, तो स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर, r/r का मान 4/5 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, बट्टे का मतलब अनुपात होता है 16:25। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाऊं। कह रहे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की भुजा तीनों बराबर होती है, मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा ए दे रखा है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है इतना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है 9√3, √3/4 a², √3 से √3 कटा,
9 गुणा 4, यहाँ ए स्क्वायर है, वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों का परिधियों का योग, देखो दो वृत्त हैं, एक R1 है और दूसरा R2, इनकी जो परिधि है, इसकी परिधि 2 पाई R1, इसकी परिधि 2 पाई R2, किसके बराबर है? एक बड़ी वृत्त है जिसकी त्रिज्या है, उसकी R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो क्या होगा? यहाँ से 2 पाई R, देखो निष्ठ आ जाएगा 2 पाई, अंदर बचेगा R1 और यहाँ से R2, 2 बचे 2 पाई कैंसिल, यहाँ बचा R1 प्लस R2, इधर बचा R। तो संबंध क्या होगा? R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है। पहले एक शंकु थी, देखो ये पहले शंकु थी जिसकी त्रिज्या अभी R है और ऊंचाई अभी h है। दूसरा शंकु अभी हमने बना लिया है जो अभी जिसकी जो त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, ऊंचाई भी 3 गुनी हो जाती है। तो इनका आयतन कितना गुना हो जाएगा? इसका भी आयतन कितना है? पाई R स्क्वायर h। ठीक, इसका आयतन पाई, R की जगह ये है और h की जगह ये है। ठीक है, पाई 3 तिया 9 R स्क्वायर, 3 तिया 9 h, 9 9 81 पाई R स्क्वायर h। तो कितना गुना हो जाएगा? 81 गुना हो जाएगा। तो शंकु का आयतन, अरे यार शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर h, 1/3 होता है ना, वो लगाना भूल गया था। सब कुछ सही है, 1/3 लग जाएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर h, 1/3 पाई R स्क्वायर h। सो देखो ये 3 तिया 9, यहाँ सिर्फ 3 है तो यहाँ आ जाएगा 9 तिया 27 आएगा यार। ठीक है, और ये बट्टे ये तो पहले इतना था ही, इसका कितना गुना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा, 27 टाइम्स। देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठफल क्या होता है? यहाँ से तो देखो दोस्त 2 पाई R स्क्वायर, और यहाँ से क्या होता है? वृत्त होता है ऊपर से, इसका क्या होता है? पाई R स्क्वायर। दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर क्या आ जाता है? 3 पाई R स्क्वायर। आराम से बन गया। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? शूद्र। ठीक है, शंकु के छिन्नक का आयतन पहला वाला। उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा? अगर ये देखो A18 का मतलब होता है A प्लस 17D और A14 का मतलब होता है A प्लस 13D। ये 32 दे रखा है, प्लस का या माइनस का करना, 17 में से 13D घटाएंगे तो 4D बचेगा, 32 है ना, 4 × 32 तो D का मान आ जाएगा 8। ठीक है, गोले का व्यास, ये गोला है जिसका व्यास हमें दे रखा है 42, तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, R हमारा 21 गुणा 21, 7 तिया 21, 22 चौके 88, 21 तिया 63। इन दोनों की गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 8 24, इकाई के स्थान पर 4 आएगा। 4 कहाँ दिख रहा है? ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी हो गया आराम से। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं। 100 कह रहे हैं एक बेलन, ये हमारा बेलन है, बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है ये।
और बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज दिस। बेलन का बाहर वक्र क्षेत्रफल होता है 2πRH। वो हमें दे रखा है कितना, 264, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले आर पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता है, ठीक है। 2 पाई का मान 22/7, आर हमें नहीं पता, और एच का मान है 14, 264, 7 दूनी 14, ठीक है। आर 264, 2 ये गुणे में ये सब बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। काटो, 22 एकम 22, ठीक है। 4 बचा 22 दूनी 44, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो आर का मान आ गया 3। आर का मान कितना आ गया 3। हमें क्या निकालना, आयतन। आयतन का सूत्र होता है πr²h। पाई का मान 22/7, आर 3 है, 3 × 3, एच का मान है 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 3 3 9, 9 चौको 36, हासिल लगा 3, 9 चौको 36 और 3 39, 396। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। इसका जो सेक्शन बी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, देखेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें एक बार।